नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। हमारे चैनल दिल से डायलॉग के साथ जुड़िए और रोचक वीडियो का आनंद लीजिए। 16 मई 1987 की दोपहर दिल्ली के बोट क्लब ग्राउंड में कांग्रेस की एक विशाल रैली थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी इसमें भाषण देने वाले थे। रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके और राजीव पर हमलावर वीपी सिंह ने तय किया कि उन्हें भी इस रैली में शामिल होना चाहिए। चिलचिलाती धूप में सिर पर गमछा लपेटे पसीने से तरबतर वीपी सिंह सबसे आगे की पंक्ति में जा बैठे। कुछ दिन पहले ही वीपी की मां का निधन हुआ था और उन्होंने सिर मुंडवाया था। राजीव ने भाषण देना शुरू किया। आज हमें याद रखना है कि कैसे हमारे बीच से मीर जाफर उठे थे, जयचंद उठे थे, भारत को बेचने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए। उनको हम करारा जवाब देंगे। वरिष्ठ पत्रकार देबाशीष मुखर्जी अपनी किताब द डिसरप्टर हाउ वीपी सिंह शूक इंडिया में लिखते हैं कि जयचंद कथित रूप से वीपी सिंह के पूर्वज थे। राजीव का इशारा साफ था। वीपी अपमानित हुए। वो तत्काल रैली छोड़कर चले गए। इस घटना के बाद ही वीपी सिंह ने मन बना लिया कि वो राजीव को पीएम पद से हटाकर ही दम लेंगे। मैं भारत का पीएम सीरीज के 7वें एपिसोड में विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्री बनने की कहानी और उनसे जुड़े किस्से। 18 मार्च 1986 को भारत सरकार और स्वीडन में हथियार बनाने वाली कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए की डील हुई। इसके जरिए इंडियन आर्मी को 155 mm की 400 होवित्जर तोप सप्लाई की जानी थी। इसके एक साल बाद 16 अप्रैल 1986 को एक स्वीडिश रेडियो चैनल ने आरोप लगाया कि इस डील के लिए भारत के नेताओं और सैन्य अधिकारियों को कंपनी ने रिश्वत दी थी। इसके पहले तत्कालीन रक्षा मंत्री वीपी सिंह ने राजीव की सहमति के बिना एक दूसरे रक्षा सौदे में जांच शुरू करवा दी थी। देबाशीष मुखर्जी लिखते हैं, वीपी को जानकारी मिली थी कि HDW सबमरीन सौदे में गड़बड़ी हुई है। वीपी ने तत्कालीन रक्षा सचिव को बुलाकर इस डील की जांच करने को कहा। जब ये बात बाहर आई तो राजीव नाराज हुए। कांग्रेस के अंदर ही वीपी के खिलाफ बातें होने लगी और पार्टी के सांसद खुलकर उनका विरोध करने लगे। इसके चलते वीपी सिंह ने 12 अप्रैल 1987 को रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 4 दिन बाद बोफोर्स कांड का भी मुद्दा गर्म हो गया और वीपी सिंह मुखर होकर राजीव गांधी पर निशाना साधने लगे। इसके चलते उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया और वीपी सिंह ने जन मोर्चा नाम से अपनी पार्टी बना ली। 1988 में जन मोर्चा का विलय जनता दल में हो गया। वीपी सिंह ने बोफोर्स कांड के दम पर 1989 का चुनाव प्रचार किया और हर नागरिक को इस भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए पूरा कैंपेन चलाया। वीपी ने नारा दिया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई बताते हैं कि वीपी सिंह अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक कागज जेब में लेकर चलते थे। वो भाषण देते हुए कहते कि मेरे पास स्विस बैंक का वो अकाउंट नंबर है जिसमें बोफोर्स घोटाले के पैसे जमा हैं। 3 नवंबर 1988 को पटना में एक चुनावी रैली में वीपी सिंह ने राजीव गांधी के स्विस बैंक के खुफिया खाते का राज खोलने का दावा किया। इसके अगले दिन वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने जनसत्ता में लिखा, स्विस बैंक कॉर्पोरेशन के इस खाते का नंबर 99921PU है। इस खाते में बोफोर्स सौदे के कमीशन में मिले 3,20,76,709 स्वीडिश क्रोमर तब 8 करोड़ रुपए जमा है। ये खाता लॉर्ड्स के नाम पर है। वीपी सिंह ने चुनौती दी कि लॉर्ड्स और राजीव का अर्थ एक ही होता है। अगर यह बात गलत निकली तो वो संन्यास लेने को तैयार है। 1989 के लोकसभा चुनावों में 198 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से बहुत पीछे रह गई। वीपी सिंह ने बोफोर्स के मुद्दे को देश की जनता के सामने ऐसे पेश किया कि बोफोर्स भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया। इसका फायदा वीपी सिंह और नेशनल फ्रंट को 1989 लोकसभा चुनाव में हुआ। NTR, लालकृष्ण आडवाणी, वीपी सिंह और बीजू पटनायक, रामकृष्ण हेगड़े, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, हेमवती नंदन बहुगुणा, देवीलाल, ये सभी नेशनल फ्रंट का हिस्सा थे। नेशनल फ्रंट में शामिल जनता दल को 143, भाजपा को 85 और वाम मोर्चे को 52 सीटें मिली। वहीं द्रमुक, असम गण परिषद, तेलुगु देशम जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को 9 सीटें मिली। इन सीटों का जोड़ 289 होता है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से 17 ज्यादा था। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं में लिखते हैं, देश की जनता चाहती थी कि वीपी सिंह ही अगले प्रधानमंत्री बने। 1 दिसंबर 1989 का दिन संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जनता दल की संसदीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वीपी सिंह, देवीलाल, मधु दंडवते, अजीत सिंह और जनता दल के सभी सांसद और दिग्गज नेता पहुंचे। इनके अलावा खुद को प्रधानमंत्री पद का सशक्त उम्मीदवार मानने वाले चंद्रशेखर भी बैठक में पहुंचे। देवीलाल बोले, मुझे हरियाणा में ताऊ कहते हैं, यहाँ भी ताऊ ही बना रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। मैं माननीय वीपी सिंह का नाम सुझाव करता हूँ क्योंकि देश वीपी को चाहता है। इसके बाद हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। इस पर चंद्रशेखर ने कहा, मुझे ये फैसला स्वीकार नहीं है। मुझसे कहा गया था कि देवीलाल को नेता चुना जाएगा। ये धोखा है। मैं बैठक से जा रहा हूं। 2 दिसंबर 1989 विश्वनाथ प्रताप सिंह के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होता है। तत्कालीन राष्ट्रपति RK वेंकटरमण ने वीपी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई।
लेकिन कल तक जिन ताऊ देवीलाल ने वीपी के लिए प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था वो अब उप प्रधानमंत्री के लिए अड़ गए थे। उनकी मांग वीपी ने पूरी की। सीमा मुस्तफा वीपी की जीवनी द लोनली प्रॉफिट वीपी सिंह ए पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखती हैं, देवीलाल ने शपथ पत्र में लिखे मंत्री पद को न पढ़कर उप प्रधानमंत्री पढ़ा। इस पर वेंकटरमण ने उन्हें टोका, लेकिन देवीलाल पर कोई असर नहीं हुआ। दरअसल संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का जिक्र नहीं है। उप प्रधानमंत्री बनने वाले नेता के शपथ पत्र में मंत्री लिखा होता है। वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की व्यूह रचना करने वाले अरुण नेहरू और कुलदीप नैयर को बड़े पदों का सुख मिला। अरुण नेहरू को वाणिज्य मंत्री का पद दिया, वहीं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर को लंदन में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया। इनके अलावा वीपी सिंह ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनाया। ऐसा कर वीपी सिंह ने मुस्लिमों और जम्मू कश्मीर को साधने की कोशिश की। वीपी सिंह चाहते थे कि इसके जरिए मुस्लिमों में संदेश जाए कि उनकी पहुंच काफी ऊपर तक है। 8 दिसंबर 1989 को मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्रालय में कार्यभार संभालते हैं। उसी दिन उनकी 23 साल की बेटी रुबैया सईद का 5 अलगाववादी मिलकर अपहरण कर लेते हैं। ये अलगाववादी मांग करते हैं कि हमीद शेख, शेर खां, जावेद अहमद जरगर, मोहम्मद कलवल और मोहम्मद अल्ताफ भट्ट को रिहा करें। इन मोस्ट वांटेड आतंकियों को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी मेहनत कर गिरफ्तार किया था। इस पर वीपी ने सईद से कहा, हम सभी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस काम पर लगाएंगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल अपनी किताब मैटर ऑफ डिस्क्रिशन में लिखते हैं, लंबी बातचीत के बाद प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने रुबैया की रिहाई के लिए आतंकियों को छोड़ने का फैसला लिया, जो कि तब और अब भी चौंकाने वाला फैसला लगता है। इसके बाद 10 दिसंबर 1989 को 5 आतंकियों को रिहा कर दिया जाता है और सईद की बेटी रुबैया वापस आ जाती हैं। इस मसले पर वीपी सिंह की छवि को काफी नुकसान हुआ और उनकी निंदा की जाने लगी। प्रधानमंत्री वीपी सिंह एक खास तरह की फर वाली टोपी पहनते थे। इस पर कई बार कंट्रोवर्सी हुई। वन्यजीव प्रेमियों का कहना था कि यह पश्मीना धागे से बनी है। दरअसल पश्मीना धागा हिमालय में पाई जाने वाली खास भेड़ों की खाल से बनाया जाता था। हालांकि वीपी सिंह ने कई मौकों पर इस विवाद को दबाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह फर नहीं बल्कि सिंथेटिक है, इसे बनाने में किसी जानवर से क्रूरता नहीं की गई है। कुछ लोग इसे झिन्ना टोपी के तौर पर देखते थे। कुछ लोगों का कहना था कि ये टोपी वीपी सिंह का लकी चार्म थी, ऐसा उनके आध्यात्मिक गुरु ने करने को कहा था। मंडल और कमंडल की राजनीति में फंसे वीपी सिंह, जनता दल के ज्यादातर नेता मंडल आयोग की सिफारिशों के समर्थन में थे। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर देश में टहलका मचा दिया। दरअसल इसके जरिए शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिल गया। इसके खिलाफ सामान्य वर्ग के छात्र कई जगह विरोध प्रदर्शन करने लगे। 25 सितंबर 1990 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। देश भर में 10,000 किमी का सफर पूरा कर ये यात्रा अयोध्या पहुंचने वाली थी और राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा करने वाली थी। लेकिन मुलायम सिंह, लालू यादव जैसे नेता इस यात्रा के विरोध में थे। वहीं वीपी सिंह ने आडवाणी को इसे रोकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम ने बयान दिया, अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ऐसा कहकर मुलायम ने आडवाणी को अयोध्या आने की चुनौती दी। कहा जाता है कि वीपी सिंह ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव से कहा, मुलायम तो आडवाणी को गिरफ्तार करेंगे ही, क्यों न तुम ऐसा करो। लालू अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में लिखते हैं, मैंने वीपी सिंह को 2 बार फोन कर आडवाणी को हिरासत में लेने की सहमति ली। 22 अक्टूबर 1990 को वीपी सिंह ने लालू से सारी तैयारी सुनिश्चित करने और रात 2 बजे के बाद आडवाणी को हिरासत में लेने को कहा, क्योंकि तब तक अखबार छप चुके होते हैं। अगले दिन ज्यादा हंगामा नहीं होगा। 23 अक्टूबर 1990 को रात 2 बजे बिहार के समस्तीपुर जिले में जिला मजिस्ट्रेट आर.के. सिंह और आईपीएस अफसर रामेश्वर ओरेन पुलिस फोर्स के साथ आडवाणी को हिरासत में ले लेते हैं। इससे नाराज होकर केंद्र की सरकार से भाजपा ने हाथ खींच लिया। भाजपा के इस फैसले के बाद वीपी सिंह इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन अन्य पार्टी के नेताओं ने उन्हें सलाह दी कि वो अविश्वास प्रस्ताव तक पद पर बने रहे। 7 नवंबर 1990 को लोकसभा में वीपी सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 11 घंटे बहस होने के बाद रात 10:15 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इसमें वीपी सिंह सरकार के पक्ष में 142 और विपक्ष में 346 वोट पड़े। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वीपी सिर्फ 11 महीने ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे। मैं भारत का पीएम सीरीज के 8वें एपिसोड में जानिए चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री बनने की कहानी, कैसे उन्होंने और राजीव गांधी ने वीपी सिंह से अपने धोखे का बदला लिया।